हालांकि बाइनोमियल एक्सपेंशन हम अलग से भी अरिथमेटिक और अलजेब्रिक फॉर्मेशन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आपको इसकी वो दे दूं इंट्रोडक्शन, ताकि ये जानने में आसानी हो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, महर्षि पिंगल, ये जो टाइम आपको मैं लिख के दे रहा हूं, ये टाइम मैं कुछ दिन में चेंज कर दूंगा, तो 700 ईस्वी और पीछे जाएगा। तो अभी नया रिसर्च के अनुसार अप्रोक्सीमेटली मैं अभी आपको बताऊं, महर्षि पिंगल जो है वो कम से कम, कहाँ लिखा था मैं, महर्षि पिंगल का जो कार्यकाल जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 150 से 2000 बीसी में जाएगा, ये ईसा पूर्व। तो वो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बाद में एक बार फिर कभी जब चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे। महर्षि पिंगल सर्वप्रथम इस पर जो काम किए थे त्रिलोष्टका प्रस्तार, त्रिलोष्टक प्रस्तार के नाम से आगे बढ़ाया था, और ये 700 ईसा पूर्व ये बदलने वाला है। ये 2014 के एक रिसर्च के अनुसार 700 ईस्वी पूर्व था, लेकिन अभी जो एक ताजा रिसर्च आया है उसमें ये सारे डेट काफी पीछे जा रहे हैं। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा और एक दिन आपको पूरी टाइम फ्रेम अलग से हम इस पर काम करेंगे और आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल तो अभी यही आप रखें। तो जब त्रिलोष्टक प्रस्तार जो है इन्होंने नहीं नाम दिया था। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको वो करते हैं। महर्षि पिंगल ने इसको नाम दिया था मातृमेरु। मातृमेरु नाम के साथ इसको काम किया था। सर मेरा मोबाइल घर रहेगा, आप बीटेक फर्स्ट ईयर में डाल दीजिए कि ये प्रॉक्टर जो है हेड सर से मिले। मातृमेरु के नाम से काम किया था। जिनका स्विच ऑन है माइक वो बंद कर ले। 3+ एब्सेंट है बच्चे। मातृमेरु, मेरा मोबाइल घर पर है। इनका मोबाइल ऑफ ऑन है, एक बार जरा देख लें। सुदेश जी, तो मातृमेरु के नाम से जो है वो काम किया था। अब उसके बाद मतलब 5th सेंचुरी के आसपास में, 5th सेंचुरी के आसपास में वराहमिहिर फिफ्थ सेंचुरी के आसपास में वराहमिहिर ने इसको त्रिलोष्टक प्रस्तार नाम दिया। ये लगभग 5th सेंचुरी के आसपास की बातें हैं। फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी के आसपास में
वराहमिहिर ने त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर फॉर्म देकर के त्रिलोष्टक प्रस्तार नाम दिया था। अब उसके बाद, और ये सारे डेट थोड़ा सा इधर उधर होंगे, श्रीधराचार्य और भास्कराचार्य ने, दो गणितज्ञ हैं, एक 8वीं 9वीं सेंचुरी के आसपास में और दूसरा 12वीं सेंचुरी के आसपास में। इन्होंने मेरु प्रस्तार नाम और जो बाइनोमियल थ्योरम आज अगर उसकी गणितीय व्याख्या करते हैं तो a टू द पावर a प्लस b टू द पावर n जो फॉर्मेशन हमारा बनता है उसके लिए काम होता है। और ये अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो लगभग श्रीधराचार्य 8th 9th सेंचुरी के आसपास में और भास्कराचार्य जो है वह 12th सेंचुरी के आसपास में। एट्थ 9th सेंचुरी में श्रीधराचार्य और 12th सेंचुरी के आसपास में भास्कराचार्य ने इसे मेरु प्रस्तार के नाम से किया था। ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 17th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में बी पास्कल ने इसे नाम दिया था पास्कल्स ट्रायंगल, नाम दिया था पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल नाम दिया था। अब ये इसमें जरा शब्दों के चयन पर ध्यान दें तो यहां पर एक शब्द हमने लिखा मेरु शब्द। मेरु का मतलब क्या होता है? मेरु का मतलब देखें ऐसे पर्वत, पहाड़, माउंटेन, इस तरह की आकृति बनती है। तो मेरु का मतलब पर्वत होता है, तो इस तरह का। उसके बाद त्रिलोष्टक, ट्रायंगुलर फॉर्म देने के बाद ट्रायंगुलर, तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी हो गया, त्रिलोष्टक प्रस्तार भी इससे प्रूफ होता है। उसके बाद भास्कराचार्य और श्रीधराचार्य ने इसको मेरु प्रस्तार नाम, मेरु प्रस्तार यानी जिस प्रकार पहाड़ का, पर्वत का जो है वो होता है, उसी ढंग से ये ऊपर से नीचे की तरफ फैलता जा रहा है। और पास्कल ट्रायंगल, तो आप देख सकते हैं लगभग ये सारी बातें यहां पर एक साथ वो आ रही है। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि पास्कल ट्रायंगल है क्या।
इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। अब देखें, सबसे पहले अगर a प्लस b पे पावर 0 डाल देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोफिशिएंट a प्लस b पे पावर अगर हम 1 डाल दें तो इसके दो कोफिशिएंट बनते हैं 1 और 1 ऐसे। उसके बाद अगर a प्लस b पे पावर 2 डालते हैं तो ये बनता है आपका 1 2 1 ऐसा। a प्लस b पे पावर अगर 3 डाल दें तो आपका बनता है 1 3 3 और ये 1। इसी प्रकार a प्लस b पे पावर 4 डाल दें तो आपका बनता है 1 4 6 4 1। इस तरह से आगे ये आप ले जा सकते हैं जहां तक भी आप जाना चाहें। अब थोड़ा सा इसके काम की बात कर लेते हैं। अगर पावर 0 है तो 2 पे पावर 0 यानी 1 सम ऑफ द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट का सम क्या होगा तो वो देखें 2 पे पावर 1 तो सम कर दे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट 2 पे पावर 2 तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर यहाँ 2 पे पावर 3 तो ये हो जाएगा 8, यानी 3 और 3 6 7 और ये 1 8। यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब ये चेक कर ले 6 4 10 14 15 16, ये आ गया आपका इस ढंग से सम ऑफ द कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का सम ऑफ कोफिशिएंट, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीका आपका बन सकता है। अब यहां पर वैदिक गणित क्या कहता है? वैदिक गणित अब तक हमने यूज ही नहीं किया। तो वैदिक गणित कहता है कि अगर हमें 5 का निकालना है तो क्या हमें 4 का 1 2 3 4 का पहले आना चाहिए। सपोज करें कि आपको a प्लस b पे पावर 5 का आपको कोफिशिएंट चाहिए, तो यहां आप शुरू करें रिवर्स काउंटिंग 5 4 3 2 1 और फिर 1 2 3 4 और 5। एक बार रिवर्स काउंटिंग, एक बार जो है सीधी काउंटिंग लिखे और फिर शुरू करें आप कोफिशिएंट लिखना। कैसे लिखेंगे वो देखें। सबसे पहला कोफिशिएंट आपका 1 होता है। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करें यहां पर और 1 से नीचे वाले को डिवाइड कर दें, यानी 1 5 जा 5 और इसमें डिवाइड करिए 1 से, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 तो आपका आ जाएगा 5। दूसरा कोफिशिएंट, फिर वापस इस 5 4 जा 20 इसको मल्टीप्लाई करिए और 2 से इसको डिवाइड करिए तो आ जाएगा 10। फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा फिर 10। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 से डिवाइड करिए आपका आ जाएगा 5 और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए
5 से डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा 1। ये आपका 1, 5, 10, 10, 5, 1 these are the coefficient of a plus b to the power 5। क्रॉस चेक कर ले इसको, a plus b to the power 5, पहले 1, 1 और 4 5 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 6 और 4 फिर 10 हो गया, 4 और 1 ये 5 हो गया और उसके बाद 1। ये आपका क्रॉस चेकिंग में भी बिल्कुल ठीक आ गया। और वर्टिकली और क्रॉस वाइज यहां देखें सूत्र, यहां पर इन दोनों नंबर के बीच क्रॉस वाइज और नीचे सीधा वर्टिकली, तो वर्टिकली और क्रॉस वाइज फंक्शन, यानी वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम का जो है यहाँ सेपरेटली यूज हो रहा है। और इस तरह से करके आप जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप एक बार प्रयास करें, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं आप सब उसी मेथड का प्रयोग करके a प्लस बी पे पावर 6 ये निकाल के आप जल्दी से ग्रुप पर भेजें एक बार। और जैसे मैंने किया है सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आपके सामने प्रोसेस है, आप सब a प्लस बी पे पावर 6 को करते हुए और इसका आंसर एक बार भेजेंगे। 2 मिनट का समय है आप लोगों को। दो मिनट का टाइम है, आप सब लोग एक बार डालें। एक क्षिप्रा कौशिक का आ गया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 6, 1, 6, 15, 20 बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्षिप्रा कौशिक का आ गया है। और सब डालें अपना, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। एक आया हिमांशु सिंह पाल का, बहुत अच्छा। एक और आ गया है सर्वेश प्रेम कुमार, नंदिनी रस्तोगी, और अच्छा। हेलो। थोड़ा मैं पीछे का डिलीट कर दिया हूं ताकि फाइल भारी ना हो, क्योंकि जब पेन चलता है तो फाइल भारी हो जाता है। हाँ, और अब आपके द्वारा जो आंसर है रोहित रस्तोगी,
आप में से जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है वो भी लिख देंगे, ठीक है। आपके द्वारा जो आंसर आया है वही मैं यहां मेंशन करने जा रहा हूं। 1, 6, 15, 20 और फिर 15, 6 और 1। तो पहला ये पता चल जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इसको करने का भी एक वैदिक गणित का सूत्र है। जैसे देखें, a प्लस बी पे पावर 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी एकाधिक पूर्वेन नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे। a प्लस बी पे पावर 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका दो टर्म होंगे इसमें, a प्लस बी पे पावर 2, तो इसमें 3 टर्म होंगे, 2 प्लस 1 3 टर्म होंगे। a प्लस बी पे पावर 3, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो इस तरह से जो है हम यानी a प्लस बी पे पावर अगर n है तो n प्लस 1 टर्म होंगे, यानी जो भी होगा उससे एक ज्यादा। तो यहां भी आपको एकाधिक पूर्वेन का यूज देखने को मिलता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि वैदिक गणित में क्या करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब देखें, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो देखिए। a प्लस बी पे पावर अगर 2 है तो कोफिशिएंट आपको पता है 1 1 होगा, सॉरी 1 2 1 होगा। तो 1 a स्क्वायर b पे पावर 0 प्लस 2 कोफिशिएंट डाला, फिर b पे पावर यहां एक कम कर दिया और यहां पर एक बढ़ा दिया, 0 में एक बढ़ा दिया, तो और ये सॉरी a हो जाएगा प्लस 1 2 a पे पावर 0 और b पे पावर 2। तो सॉरी ये 1 ही होगा, वेरी सॉरी। तो देखें ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1 a पे पावर 0 और b पे पावर 2। तो इस तरह से बनेगा। अगर आपको पावर 3 चाहिए तो देखिए a प्लस बी पे पावर 3, तो आपका बन जाएगा 1 a पे पावर 3 b पे पावर 0 प्लस 3 a पे पावर 2 b पे पावर 1 प्लस 3 a पे पावर 1 b पे पावर 2 प्लस 1 a पे पावर 0 b पे पावर 3। तो इंग्लिश में आप देखें ए की पावर जो है कंटिन्यू घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। एक मिनट, हेलो,
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और अब आ रही होगी। और इस तरह से हम इसको ले जाएंगे ए पे पावर 0 और बी पे पावर m तक जो है इसको हम कंटिन्यू करके ले जाएंगे जैसा कि हमारा आएगा अकॉर्डिंगली। ये हमारा आपका जो है अब फॉर्मेशन हो गया। अब हम यहां चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। एक एग्जाम्पल है देखें इसको। ये आपके प्रश्न है कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरू प्रसार के माध्यम से 1 + 2 आयोटा पे पावर 5 ये आपको सॉल्व करना है। एक बार जरा आप प्रयास कर सकते हैं। अगर 5 है तो इसकी कोफिशिएंट क्या बनेगी? सबसे पहले तो वो निकालें। a + b पे पावर 5 है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका एज इट इज सीधा निकल जाएगा। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। उसके बाद हो जाएगा 1 5 10 10 5 1। ये आगे आपका है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी जो एक्सपेंशन होगी वो सबसे पहला टर्म 1 + 2 आयोटा पे पावर 5। तो आपका पहला कोफिशिएंट 1 1 टू द पावर 5 और 2 आयोटा टू द पावर 0 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 1 टू द पावर 4 2 आयोटा टू द पावर 1। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 10 इंटू 1 टू द पावर 3 और 2 आयोटा टू द पावर 2 और फिर प्लस दोबारा 10 और 1 टू द पावर 4 2 आयोटा टू द पावर 3 और प्लस थ्री। इसके बाद सर 1 की पावर तो लेस होगी ना शायद। हाँ यस। हाँ अभी कर दिया 2 कर दिया कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 5 इंटू 1 टू द पावर 1 और 2 आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 टू द पावर 0 एंड 2 आयोटा टू द पावर 5। यहां तक ये आपका आ जाएगा। इसको आप चाहें तो आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टोटल टर्म हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और 5 आयोटा 5 टू द 10 आयोटा 10 आयोटा। हाँ पंकज जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो आ, 4 से 5 के बीच का दिया है। ठीक है वही करवाया हूं वही कर। बिल्कुल ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो है अब आगे को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म में आ जाए 10 10 और 2 2 जा 4 40 40 और आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो ये आपका आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट ये भी टर्म आपका हो गया। आगे आ जाए 10 10 8 जा 80, तो माइनस आयोटा 80 आयोटा आई क्यूब का हो जाता है, आयोटा क्यूब का हो जाता है माइनस आयोटा, तो और 2 का पावर 3 तो 8 80 आयोटा, और फिर आपका हो जाएगा आयोटा पे पावर 4 1 हो जाता है, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80 प्लस 80 हो जाएगा ये, और यहाँ 32 और आयोटा हो जाएगा प्लस में। तो ये आपका पूरा अब आयोटा वाले पार्ट को एक जगह कर दे और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दे, और फिर इसके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देख ले एक बार। एक बार आंसर चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी जो मैं आंसर लिखा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दे। -80 में से 40 माइनस हो जाएगा 40 और +1 41 हो गया ये इधर, और उसके बाद आयोटा वाला टर्म है आपका ये 32 42 32 और 10 आयोटा 42, और फिर इस हिसाब से ये सर ये देख लीजिए। आई क्यों आ रहा है? ये तो 38 आई आना चाहिए ना। 38 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, यही मैं बोला हूं, चेक कर लीजिएगा एक बार कितना आ रहा है। 38 आई। 38 आयोटा, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे एक एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें हम कई तरह के प्रश्नों को एडजस्ट किए हैं, तो आप देख लें। इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न है। कुछ पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कोफिशिएंट ज्ञात करना है, कोफिशिएंट का सम ज्ञात करना है, और फिर एक्सपेंशन भी लिखनी है। इसमें आप एक काम करें, एक क्वेश्चन नंबर 3 एक करें, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आप अभी एक बार करके डालें। और अभी आवाज मेरी आ रही है सबको? एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले डाला था कि आवाज में प्रॉब्लम है अप्रोक्सीमेटली। अब टाइम तो अभी यहाँ आ नहीं रहा, इसमें 12:48 पर। मेरी आवाज आने में प्रॉब्लम हो रही है क्या?
सर क्लियर है? ओके, क्लियर है सर। जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार अपनी नेटवर्क चेक करें। मेरी नेटवर्क तो काफी फास्ट है, तो यहां से प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने नेटवर्क को चेक करें एक बार। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 तो काफी इजी होगा, आप आराम से कर सकते हैं। पंकज सिंह बोल रहे थे वो सुनने में प्रॉब्लम है। पंकज जी आप अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे तरफ से यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह आवाज पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर, बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन का प्रेमपाल जी एक ही साथ भेजे, प्रेम कुमार सॉरी, एक ही साथ दोनों को सॉल्व करके भेजे। वो ज्यादा फोटो अपलोड हो जाता है तो और समस्या खड़ी कर देता है। हमारी तो एक जो है सो वो भर चुकी है, क्लाउड भी भर चुकी हुई, अब तो क्लाउड में भी जगह नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, एक बार करें। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो लगभग 8 से 10 स्टेप ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में देने होते हैं, और यहां आप देखेंगे कैसे हम चीजों को मेंशन करते हैं। तब तक आप थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों को करके भेजें।
किनके आ गए? बहुत अच्छा। क्षिप्रा कौशिक, हिमांशु सिंह पाल, बढ़िया। चलिए कोई नहीं, बाकी आप कर लेंगे। और अब देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जेड जो है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जेड है x प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू रियल पार्ट इसका जो है वो x हो गया, आर ई रियल ऑफ जेड। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें y हो गया, और इसका मॉडुलस यानी मापांक जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा कैसे, तो वो देखें। रूट अंडर जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x प्लस आयोटा वाई। तो यहां रूट अंडर x प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन x प्लस मोड ऑफ जेड अपॉन में 2 हो जाएगा। और इसको हम a मान लेंगे, और उसके बाद यहां y अपॉन 2a, ये इसका आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाए। इसको b मान लें, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एक बार वेरीफाई कर कि वो आ रहा है कि नहीं।
रूट अंडर, इससे बोधायन जो है वो प्रूफ हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू मोड का स्क्वायर, यानी तो ये यहां पर आपका प्रूफ है। यही जो है रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और मॉडुलस के बीच रिलेशन बन के आए। तो इस तरह से आपके जो है यहां पर चीजें आ जाती। एक एग्जाम्पल देखें, मैं प्रयास करता हूं। -15 -8 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। यहां पर डालें -15 -8 आयोटा, यहां -15 हो जाएगा, यहां -8 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर दे। ये हो जाएगा 225 + 64 289, तो ये 17 आ जाए। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका टर्म होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो देखें स्क्वायर रूट x है -15 प्लस मोड ऑफ z 17/2 और ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, जो कि a हो जाएगा। और ये आपका हो गया -8, तो -8/2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 -4। ये हो गया आपका b, ये आपका b हो गया। अब ये सॉल्व कर दे तो आपको देख ले 1 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर, सॉरी, और प्लस -4 का स्क्वायर, तो आप देख ले आ जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा आपका और 117, तो ये जो है आपके आ जाएंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा
ये आपके आ गए। तो ये आपके स्क्वायर रूट मैंने नीचे लिख दिए हैं। मुझे थोड़ा फाइल सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हम्म, ये जो आपने सेमेस्टर में प्राप्तांक में 17 जो लाए हैं, ये कैसे लाए हैं? अगर अभी आपने बोला था 15 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर बोला था ना, अगर उसको अपने स्क्वायर रूट को अपने फाइनल किया तो उसका टोटल मेरे ख्याल से 225 को अपने स्क्वायर रूट में बनाया था ना। तो अगर उसका टोटल करते हैं तो शायद 15 प्लस 23 नियर अबाउट हो जाता। अभी 1 मिनट रुकते। मुझे कुछ थोड़ा सा जो है इस फाइल को बंद करना होगा। मैं जस्ट 1 मिनट में फिर वापस, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा एडिटिंग हो चुकी हुई है इस फाइल में कि अब ये फाइल चलने को तैयार नहीं है। मैं एक दूसरा फाइल खोलता हूं और वहां पर आपसे हम चर्चा करेंगे। जरूर। एक दूसरा फाइल मैं बनाता हूं, क्योंकि अब ये फाइल जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है और ज्यादा फंक्शन करने की। एक मिनट में, बस 1 मिनट में फिर वापस आ गया। एक दूसरा मुझे वर्ड फाइल खोलना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, पिछले वाले फाइल में बहुत ज्यादा एडिटिंग हो गई हुई थी, तो वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं अभी जस्ट आपको जो है थोड़ा सा वो ले लेता हूं, ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा। आपका प्रश्न मैं समझ गया हूं और अभी मैं उसका आंसर आपको दे देता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा था कि -15 अगर इसका है और -8 है तो आपने 17 कैसे लिख दिया? तो आपको पता है b² प्लस p² इक्वल टू h² होता है। अगर h निकालना है तो रूट अंडर b² प्लस p² आप करते हैं। यही मेन टेक्नोलॉजी यही है।
अब देखें, -15 का स्क्वायर करें प्लस -8 का स्क्वायर करें, ये आपका आ जाएगा 15 का आ जाएगा 225 और प्लस 64 289 और 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 आ जाएगा। आपको अर्थमेटिक में स्क्वायर करना पढ़ाया गया है, तो कम से कम वैदिक गणित के बच्चों को मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब तक शायद स्क्वायर पढ़ाया जा चुका होगा, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा विद इन सेकेंड हम निकाल सकते हैं, और 8 तो सिंपल ही है, 289 आ गया तो इसका भी स्क्वायर रूट हम विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं। तो ये जो है पूरी की पूरी वो है, इसको मैं अब हटा देता हूं। चूंकि हमारा आगे का पूरा कार्यक्रम ही चलेगा इसी टेबल के ऊपर चलना है, तो इसलिए मैं इस टेबल को अभी बचा के रखता हूं। अब थोड़ा नए फाइल में, अब जो वो प्रश्न आपको मैंने दिया था, आप देखें कि ट्रेडिशनल मेथड क्या कहती है। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड by which we can find the square root of any complex number. ये ट्रेडिशनल मेथड आपके सामने है, एक स्लाइड में मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आ जाए सॉल्यूशन को। ये है ट्रेडिशनल मेथड। और वैदिक मैथमेटिक्स में 1 लाइन आंसर सीधा सीधा, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लगभग 8 से 10 स्टेप तो मिनिमम बनते हैं इसमें, और उसके बाद आप स्क्वायर रूट तक पहुंचते हैं। तो और वैदिक मेथड की चर्चा हम कर चुके हैं, दैट्स व्हाई इस एक्सरसाइज में हमने 10 प्रश्न रखे हैं वैसे तो, ये देखें पहले 1 to 7 तक प्रश्न है। आप 1-2 प्रश्न करें इसके, 1-2 प्रश्न करें। 4 मिनट समय हमारे पास है इस सेशन में। 4 मिनट के बाद जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ आपसे हम बात करेंगे।
आप एक दो प्रश्न इसमें करें। कौन था? अभी शिप्रा कौशिक के आ गए हैं आंसर। एक कौन सा आया है अभी मैं देख लेता हूं। बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट एक स्टेप में उन्होंने सॉल्व कर लिया है। 1 से 2 स्टेप में ही ये होना ही है, और इसमें टाइम भी सेव होता है, एक्सक्यूज मी सर। एक्यूरेसी भी बढ़ती है। हाँ बताएं। सर ये जो आई वाला है थर्ड क्वेश्चन, तो एक बार इसका आंसर बताएंगे क्या? इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 0 सर वो प्लस 0 आयोटा प्लस, होगा। यस सर, 0 1 एंड रूट 2 आ रियल गया, पार्ट इसलिए 0 हो जाएगा। सर वो मैंने किया, मैं बताती हूँ। 0 1 एंड 0 1 और रूट 2 आ गया। फिर जब हम उसका रूट आई का हम जब रियल पार्ट 1 और रूट निकालेंगे, 2 कैसे आ गया? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ओके है। सर ठीक है सर, हाँ मिस्टेक करके, ठीक है, ओके थैंक यू सर। इसका आप लोग कर ले तो वो, और नीचे 3 प्रश्न और है, इसको भी आप देख सकते। तो ये एक हमारा यूनिट और कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। उसके बाद एक फाइनल यूनिट बचता है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री में। हालांकि कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री दोनों सेशन में हम लोगों को पढ़ना है। हम नेक्स्ट जो अपना है उसकी ओर कर रहे थे कंप्लीट। हाँ। आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा भेजा है? सर 4। फोर्थ क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। और कोई नहीं, वहां तो सब सेम। फोर्थ तो यहाँ नहीं दिखता। अच्छा रितु, ओके ओके, अभी देख। हाँ थर्ड है और फोर्थ। जी सर। फोर्थ क्वेश्चन √2 बिल्कुल सही है। 1 प्लस 2a है ना नीचे। ए क्या आया है आपका? हेलो सर। ए क्या आया है आपका? 2a है ना, तो सर ए यही तो आया है हमारा, जो ये पूरा है
जो इसका रियल वन पार्ट प्लस है। रूट टू अपॉन टू, यस सर। बिल्कुल सही। फिर हाँ तो यही डाल दे, अब कोई दिक्कत नहीं। -1 अपॉन ये हो जाएगा, -1 अच्छा, 2 अपॉन से -1 अच्छा 2 से वाई डिवाइड हो जाएगा बस। हाँ 2 से डिवाइड, वाई तो -1 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा बस। 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आएगा। नीचे उसका रहेगा, हम्म। ऐसे नहीं आएगा, 1 अपॉन में समथिंग कुछ करके आएगा ये। इसको मैं देखूं क्या? सर देख लीजिए एक बार। ओके, यहां देखें, आपका फोर्थ क्वेश्चन को एक बार चेक कर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, 1 माइनस आयोटा, ये है, इसका स्क्वायर रूट निकाल। इसका रियल पार्ट 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट -1 हो गया, और इसका मोड जो है वो आपका √2 हो गया। अब यहां पर जो आता है वो होता है रियल पार्ट, वो √x प्लस मॉड ऑफ z, तो x यानी 1 प्लस √2 अपॉन यहां क्या हो जाएगा 2, ये हो गया a। और दूसरा होता है y, तो y हो गया यहां -1 अपॉन, और ये हो जाएगा 2√1 प्लस √2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये 2 जो है ये अंदर में है, ये ध्यान रखना है। ये पूरा टर्म जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है कब से? ये हो गया आपका बी। थोड़ी सी इसमें सर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी सी इसमें सर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर उसके बाद ये आपका आराम से सॉल्व हो जाए। थोड़े इसके टेढ़े आंसर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन इतना आसान है और आंसर इतने टेढ़े आ रहे हैं, थोड़ा सा तो ये है, खैर कोई नहीं, वो तो मैनेजेबल है। ए और बी को क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर इसको ऐसे ही छोड़ना, एग्जाम में आएगा तो फिर हाँ क्या कर सकते हैं तो। ठीक है सर, थैंक यू। देखा जाए सीनियरिटी में देखा जाए तो कॉलेज के बाद ये 8, 9, 10 या तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 प्रयास करके देखें। लेते हैं और उन्होंने जिस तरह अपनी छवि बनाई उसके साथ सवेरे में हमारे कॉलेज किनके खुले हुए हैं माइक वो बंद कर ले। और नहीं ले सकता है कॉलेज जानते हैं प्राइवेट आप लोग को कुछ पूछना? क्वेश्चन नंबर 9 एक बार सॉल्व कर ले।
क्वेश्चन नंबर 9 को अगर प्रॉब्लम हो तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बाकी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार प्रयास करें। किसी का सॉल्व हुआ है क्या? यस सर, मैंने सेंड किया है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 सॉल्व नहीं हुआ क्या? इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर ले जाकर के देखिए, संभवतः कुछ आ जाए। और एक टर्म आएगा जिसको आप स्क्वायर रूट बहुत इजी ढंग से कर सकते हैं। एक बार जरा इसको ट्राई करके देख लें। रिजल्ट नहीं है, वो काम कर रहे हैं, टेंशन लो। ये सदा अपने साथ रखना बस। हाँ, उसकी जगह एक काम करेगा, तुम बीच में खर्च करो। सर इसका आंसर cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 आ रहा है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? यस सर, इसीलिए तो मैं बोला हूँ इसको चेक करने के लिए। हो गया सर, लेकिन 10 में नहीं बढ़िया। हो रहा सर, क्वेश्चन 10 में। आप इसको सॉल्यूशन डाल रहे हैं इस पर ग्रुप में, सारे बच्चे एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद डाल दिया है उन्होंने, एक बार देख लीजिए आप लोग। यहां पर जो है कि स्पेशल फॉर्मूला जो हम ट्रिग्नोमेट्री में कराए थे वो यूज हो रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और इसी पर बेस करके ये आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फॉर्म कर सकते हैं और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन को देने के पीछे भी मकसद मेरा यही था। सर क्वेश्चन नंबर 10 में तो कुछ भी नहीं यूज होगा ना, ये तो नॉर्मल टिपिकल फॉर्म में ही आएगा या इसमें भी कुछ अप्लाई ये होगा? नॉर्मल 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 बिल्कुल ठीक है सर, टिपिकली आ रहा है तो काफी। कोई नहीं, मैंने जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं। मुझे पता है कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो एमएससी और पीएचडी भी किए हुए होते हैं, तो हम उनके लायक भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पर। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामान्य बच्चा भी कर सकता है। तो हर वर्गों का मैं ख्याल रखा हूं। सर इसमें जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे जो आपने ट्रेडिशनल मेथड दिखाया था उसमें स्क्वायर रूट के लिए 2 आंसर्स प्लस और माइनस वाले दिए थे ना आपने, तो हम इसमें भी तो प्लस और माइनस वाले आंसर्स लिखेंगे सर? पहले ही प्लस और माइनस डाल सकते हैं, प्लस माइनस जो भी है पूरा आएगा वो आप डाल सकते हैं। वो मैं आपको दिखाया था, आंसर जब दिया था तो मैं दिखाया था। उस फाइल में एडिटिंग करने की सुविधा नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको एडिट नहीं किया था। नहीं तो सर, एक मतलब बार
बेसिक मैथ्स वाले जो हम आंसर लिख रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन वाले ही तो कंसिडर कर रहे हैं ना, उसमें भी तो हमें नेगेटिव साइन वाले करने चाहिए ना सर। आप देखें तो सही, मैं दिखा रहा हूँ। पीछे जो हमने आंसर दिया था, आप देखें, मैं उस पूरे टर्म को एक बार कॉपी करके डाल रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखें, ये आपके सामने है। प्लस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, ये देख ले आंसर। इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं और कलर भी डार्क कर देता हूं ताकि ये दिख जाए। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड इसी में डाला हूं क्या? हाँ, इसी में डाला हूं। ये देखें आप, ट्रेडिशनल मेथड जो हमने डाला है यहां से, लेट रूट जेड इक्वल टू इतना इतना स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके वो पूरा, और प्लस माइनस ये भी, प्लस माइनस ये भी। तो यहां पर हमने प्लस माइनस ये, इसको भी हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं ताकि आपको ढंग से दिखे। ये देख लीजिए। हाँ, नंदिनी, आंसर चेक कर लीजिए, मैंने ग्रुप में डाला है 9th क्वेश्चन का। ओके, 9th क्वेश्चन वो किया जा चुका है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया जा चुका। आप देखें, ये ट्रेडिशनल मेथड से हमने फाइंड आउट किया था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके, और फिर वैदिक मैथमेटिक्स के जो मेथड है उससे भी हमने इसको कर दिया था। तो ये आपके सामने मैम अपनी बुक्स कॉस थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2, यही आएगा आंसर 9। बिल्कुल। थैंक यू सर। कहीं छिपड़ा कौशिक ने भी यह भेज दिया था, आप लोग एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा एक दूसरे का भी। कई बार मेरे नजरों से छूट जाता है वो, क्योंकि मेरा दिमाग कई जगह होता है एक साथ। आपके क्वेश्चंस पर भी होता है, आपके सॉल्यूशन पर भी होता है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर पर भी होता है। अब आप लोग कहें तो इससे मैं आगे बढ़ूं? जी सर। आप सब लोग अब यहाँ, चूंकि टॉपिक जो है फिनिश हो रहा है, अब हम नए अपने यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम यहां से रिमूव करने जा रहे हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है या सर, ये जो आप देते हैं एक्सरसाइज, इनके आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इन सेल्फ चेक? इसके आंसर आप अब प्रैक्टिस करके हमें ग्रुप पर दे सकते हैं, मैं उनको चेक करके आपको बता दूंगा कि वो सही है या गलत है। यदि गलत होगा तो मैं सही बता दूंगा कि सही कैसे होता है। इसके अभी तक आंसर तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो बुक मैंने लिखी है ये एज इट इज पड़ी हुई है मेरे फाइल में, जिससे मैं पढ़ाता तो हूं, लेकिन इसका अभी तक आंसर नहीं तैयार किया। तो आंसर का जो है इसका ये है नहीं। ओके सर। तो आप ग्रुप पर डाल दें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं देख लूंगा, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं उसको चेक कर लिया करूंगा। जो उसमें मिस्टेक्स होगा वो आपको मैं बता दूंगा, और आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको समझा दूंगा। ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया है, इसमें गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून करने के लिए ग्रुप नहीं है। क्लास की इंफॉर्मेशन होगी, साथ में होमवर्क होगा, आपकी जो डाउट है वो भी डालिए ग्रुप में,
और काम की बातें होनी चाहिए। तो हम सिर्फ उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि अब इसके आंसर भी तैयार करूं। अब थोड़ा सा इस पूरे बुक में 12 चैप्टर हमने 12 टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हैं। एक टॉपिक अभी छूट रहा है। एक अभी हाल फिलहाल चर्चा चली थी तो मैडम ने बताया था कि nth रूट तक के लिए हम क्या फंक्शन करेंगे। तो ये हमने स्क्वायर रूट का किया है काम। क्यूब रूट, फोर्थ रूट और nth रूट तक हम जा सकते हैं क्या? तो इस काम को आप लोग रिसर्च वर्क के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पर काम अभी तक हुआ नहीं है इसमें। तो आप में से भी एक बार मैंने टॉपिक दिया था ट्रिग्नोमेट्री में, और ये टॉपिक एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लेके चल सकते हैं कि क्या हम इसके स्क्वायर रूट से आगे क्यूब रूट सॉल्व कर सकते हैं या फिर nth रूट की तरफ जा सकते हैं, nth रूट का जनरल फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं क्या? तो आप में से कोई चाहे तो इसको रिसर्च के लेवल से ले सकता है। आपके सेकेंड सेमेस्टर में एक रिसर्च पेपर आपको देना है, तो आप में से जो कोई भी चाहे इस टॉपिक को उसके लिए चूज कर सकता है, या फिर कॉलेज की तरफ से आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा टॉपिक, तो वो बाई फोर्सली हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग खुद, क्योंकि रिसर्च पेपर में आपके स्वभाव के अनुसार जो है टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। तो आप देख लें, कोई एक टॉपिक तो चूज करना ही है। हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक यूनिट 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का ये टॉपिक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैदिक गणित को कैसे अप्रोच करता है वो देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम अब हमारे पास 10-15 मिनट बचे हुए हैं। खैर, हम प्रयास करते हैं कि कुछ एक बातें इसकी जो है बैकग्राउंड रखी जाए।
और हम चर्चा करेंगे आपसे कि प्रेजेंट मैथमेटिक्स में क्या हम सही और क्या गलत पढ़ाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को जब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री तो सबसे पहला चीज क्या पढ़ाते हैं? रेफरेंस, ओरिजिन। जब हम बच्चों को स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ाते हैं सबसे पहले। वो आपके मैं सामने लिख दिया हूं वैसे। पॉइंट से हम शुरू करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या बता? हाँ? उसकी डेफिनेशन बताने के क्रम में टीचर जो है कईयों के हाथ फोड़ देता है। पीछे घूमते 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 बैक बेंच के पास जाता है, वहां से चौक सीधा मार के फेंकता है ब्लैक बोर्ड पर और जो निशान आ गया कहता है देखो बच्चा यही पॉइंट है। या फिर कई बार टीचर बताता है कि पेंसिल को छीलते जाओ, एकदम महीन पतला नोक बना लो और उसको कॉपी पर डाल दो हल्का सा, जो आपको आकृति नजर आती है वो पॉइंट है। तो उदाहरण देते हैं पॉइंट का वो, और डेफिनेशन देने की जब बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं? आप में से लेंथ, लेंथलेस, ब्रेथलेस। लेंथलेस और ब्रेथलेस ऐसी हम कल्पना बताते हैं। अब आप सोच के देखें कि कोई भी पॉइंट अगर आदमी डालेगा, जैसे ये हमने डाल दिया, तो कभी भी लेंथलेस या ब्रेथलेस हो सकता है क्या? नहीं सर। तो प्रश्न ये उठता है कि एक पॉइंट की परिभाषा आखिर में क्या होनी चाहिए, या फिर जो पढ़ाया जा रहा है या जो हम आज तक पढ़ते आए हैं वो कितना सही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो एग्जाम्पल टीचर देता है, हम या आप क्लास में देते हैं, और जो हम उसे रिटन में लिखवाते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो एक चौक हल्का बारीक डाल देते हैं ब्लैक बोर्ड पर या फिर कॉपी पर हल्का सा और कहते हैं कि ये पॉइंट है। और जब हम उसे डेफिनेशन लिखवाते हैं तो कहते हैं वो लेंथलेस होना चाहिए, ब्रेथलेस होना चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या एक पॉइंट लेंथलेस और ब्रेथलेस पॉसिबल है?
और नहीं तो फिर ये हम मैथ का मिथ क्यों अपने सर पे लेके ढो रहे हैं? एक नई सोच क्यों नहीं हम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि, और यही कारण है कि हमारे बच्चे मैथमेटिक्स से दूर भागते जा रहे हैं। यही रीजन है मेन कि स्वाभाविक चीज हम उसे पढ़ाते नहीं जो उसके प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट कर सके। जबरदस्ती उसके दिमाग में हम वो चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो हमने अपने पीछे सीखा है, जबरदस्ती उसके दिमाग में हम डालते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर में पॉइंट की परिभाषा होनी क्या चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड मैंने प्रयास किया है पॉइंट की परिभाषा रखने का। अभी एक जो आप पढ़ते हैं, मैंने उन सब को ध्यान में रखते हुए एक परिभाषा बनाने का प्रयास किया है। संभवतः वो जो है आपके उसमें आ जाए। इसको देखें तो एक पॉइंट की परिभाषा होनी क्या चाहिए। वो कहता है कि द फंडामेंटल पॉइंट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। जितने भी शेप्स और साइज होते हैं ज्योमेट्रिकल, उसके फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल जो हमने हिंदी में लिखा है उसी को मैं प्रयास कर रहा हूं इंग्लिश में बताने का। दोनों की मैं व्याख्या करूंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि यह देने का मकसद क्या था। त्रिज्या रहित और त्रिज्या सहित, रेडियस लेस विद रेडियस, ये दो बातें हैं यहां। त्रिज्या रहित का मतलब होता है ऐसा वृत्त जिसमें त्रिज्या नहीं। तो इसका मतलब उसका जो परिधि होगा यानी उसका सर्कमफ्रेंस जो होगा वो उसके सेंटर में एंटर कर जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। अगर रेडियस नहीं होगा तो, अगर उसमें थोड़ा रेडियस होता भी है तो वो सेंटर से थोड़ा सा बाहर आए। और इस तरह से जो सर्कल बनेंगे, वृत्त यानी सर्कल बनेंगे, वो, और यदि आप 3 डायमेंशन में इस बात को सोच रहे हैं, 2 डायमेंशन में सोच रहे हैं तो सर्कल बनेंगे, और यदि ये 3 डायमेंशन में आप सोच रहे हैं तो ये स्फीयर बने। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट। आप में से किसी को इस कोई प्रश्न है इस परिभाषा के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर, तो आप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। किसी को कोई इस डेफिनेशन में कमी नजर आती है तो आप बता दें। सर अगर हम त्रिज्या रहित बोल रहे हैं, इट मींस त्रिज्या तो 0 हो गई, तो सर्कमफ्रेंस कहाँ होगी फिर? तो त्रिज्या रहित, हाँ, तो 0 हो जाएगा अगर त्रिज्या, तो उसका सर्कमफ्रेंस कहाँ पहुंच जाएगा? सेंटर में। सर सेंटर में लाई करेगा। यस सर। तो जब सेंटर में लाई करेगा इसका मतलब पॉइंट बहुत छोटा, एकदम माइन्यूटली, कुछ माइक्रोन से भी कम में एंटर कर जाएगा।
फिर भी पॉइंट तो रहेगा ना। जब त्रिज्या अगर नहीं होगी, त्रिज्या रहित होगा, तो पूरी की पूरी परिधि आ गई उसके सेंटर में, तो सेंटर तो फिर भी बचा रह जाता है। सर सेंटर कोई तो पॉइंट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। रहित कहने का मतलब यह होता है कि पूरी की पूरी परिधि सेंटर में एंटर कर गई, तो सेंटर फिर भी शेष रहता है। इसका मतलब वो बिंदु को स्वीकार करता है, पॉइंट को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि सेंटर फिर भी बचा हुआ है, सेंटर जीरो नहीं हुआ है। अब त्रिज्या सहित बाई चांस कोई बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बना दिया, तो वो थोड़ा सा त्रिज्या भी साथ में रख लेगा। तो इसीलिए जो है हमने दोनों चीजों को यहां पर सामने रखा है, ताकि इसमें विश्व पटल में कहीं पर इससे क्वेश्चन करके इसको गलत नहीं साबित किया जा सके। जैसे आपके हमने लेंथलेस और ब्रेथलेस दोनों को गलत साबित कर दिया, तो ये तो कम से कम हो ही नहीं सकता लेंथलेस और ब्रेथलेस वाला डेफिनेशन। तो दूसरा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो ये जो है आपके सामने एक हम डेफिनेशन की परिभाषा रखे। और कोई किसी का प्रॉब्लम है इसमें? सर ये जो हम पॉइंट का जो डॉट आप जैसे बता रहे हैं, वो तो एक सिंबल है सिर्फ, है ना। जैसे हम 1 को 1 लिखते हैं, वो भी एक सिंबल है। तो हम इसको त्रिज्या रहित त्रिज्या सहित भी क्यों बोल रहे हैं? हम इसको एक सिंबल की तरह भी तो ले सकते हैं ना सर, जस्ट एक सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का। हाँ, अभी उस सिंबल पर हम आएंगे, आप चिंता न करें, अभी हम वहीं आने जा रहे। ये सिंबल जो आप बता रहे हैं, ये सिंबल त्रिज्या रहित भी हो सकता है और त्रिज्या सहित भी हो सकता है। ठीक है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी वहीं पर आ रहे हैं, आपके प्रश्न के आंसर उस अगले चरण में आपको मिलेगा कि क्यों हमने त्रिज्या सहित का मतलब क्या है? त्रिज्या रहित का मतलब कि त्रिज्या ना के बराबर यानी बिल्कुल ही ना हो। और मगर सर त्रिज्या तो रहेगी, रहित तो नहीं हो सकता, सहित ही होगा। अगर त्रिज्या रहित होगा तो सिर्फ केंद्र बचेगा, तो वो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और त्रिज्या सहित है। हाँ बोलिए सर। त्रिज्या सहित होगी, यदि इसमें त्रिज्या होगी तभी तो पॉइंट होगा, अरे वरना पॉइंट ही क्या, कुछ नहीं होगा। अभी उसकी हम चर्चा होना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा। अब एक बात देखिए, एक आदमी जो है अर्थ से बाहर है, यूनिवर्स में एक आदमी यूनिवर्स है और वो किसी को मिलने के लिए बुलाता है। एक यूनिवर्स में बड़े शेप में वो मिलने के लिए बुलाता है। वो 1 मिनट अब समय बचा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। 1 मिनट बाद मिलते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं 2-4-10 मिनट। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था कि त्रिज्या रहित और त्रिज्या सहित, त्रिज्या रहित और त्रिज्या सहित की जब बातें करेंगे तो ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है। सोच पर इसलिए डिपेंड करता है कि जब हम अर्थ से बाहर आते हैं, यानी यूनिवर्स में जब हम होते हैं, 1 मिनट, हम 1-2 मिनट और रुक ही जाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब हम यूनिवर्स में होते हैं, आप देखें, तो वहां जब हम किसी को मिलने बुलाते हैं तो अर्थ हमारा मीटिंग पॉइंट होता है। मीटिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा जो मैं शब्द का यूज कर रहा हूं, मीटिंग पॉइंट।
और जब हम अर्थ पर आ जाते हैं तो हमारा मीटिंग पॉइंट हो जाता है इंडिया। और इंडिया जब हम आ जाते हैं तो हमारा मीटिंग पॉइंट हो जाता है मान लीजिए यूपी। और यूपी में जब आ गए तो हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया मेरठ। ठीक है। और जब मेरठ में जब हम पहुंच गए तो हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया CCSU। और CCSU में पहुंचने के बाद हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जब आप पहुंचते हैं तो सेमिनार हॉल हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया। उस सेमिनार हॉल में जब आप पहुंचेंगे एक पार्टिकुलर आपका डेस्क या पार्टिकुलर बेंच होगा जिस पर आप बैठे होंगे। तो यहां जितनी भी मीटिंग पॉइंट आपके पास है पार्टिकुलर रेफरेंस में त्रिज्या रहित है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से सोचें तो ये त्रिज्या के साथ भी मौजूद है। हर जगह की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी और कुछ ना कुछ जो है पार्टिकुलर पोजीशन होगा। यानी बिंदु जो है एक प्रकार की पोजीशनिंग है। जब किसी जगह को हम काउंट करते हैं तो वो कोई अपनी पोजीशनिंग क्रिएट करता है। और जब पोजीशन क्रिएट होता है तो किसी पार्टिकुलर समय के लिए वो त्रिज्या रहित हो जाता है। लेकिन जब हम उसमें डीप पहुंचते हैं तो वो त्रिज्या के साथ हमें दिखता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बोथ कॉन्सेप्ट, त्रिज्या रहित एंड त्रिज्या सहित। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि क्यों त्रिज्या रहित कहा गया और क्यों त्रिज्या सहित कहा गया। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ताकि कोई भी जो है इसको मतलब इस पर क्वेश्चन न कर सके। हाँ, ये कहेगा कि वो त्रिज्या रहित और त्रिज्या सहित के विषय में कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी उसको डाउट है, लेकिन वो डाउट क्लियर किया जा सकता है। उसके प्रश्न के आंसर है अवेलेबल। ठीक है। तो आज के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रहते हैं और आज का काम तो यहीं तक रहा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।